जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट 27 तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा? 28। प्रैक्टिस सेट 28। दोस्तों आप सभी पहले से भी जानते हैं, जो हमारे नए व्यूअर हैं, जो हमारे नए भाई बंधु हैं, वो ध्यान से सुनिए। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस है सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप सभी मित्रों को प्रोवाइड किया जा चुका है। अभी तक यदि आपने सिलेबस नहीं देखा है और आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस मैथ का सीरीज वाइज देख पाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्ले लिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों अभी भी समय आपके पास है, आप अच्छे से पूरा सिलेबस देख सकते हैं। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको नॉलेज नहीं होगा, और जब आपको नॉलेज नहीं होगा तो अब आप बच्चों को सिखाएंगे क्या? इसलिए आप हर सिलेबस को बहुत अच्छे से सीखिए और बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके बारे में जानिए, क्योंकि बेस जब आपका अच्छे से क्लियर होगा तब जाके आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। वैसे क्या हवाई ऊपर ऊपर आप समझा पाएंगे, और बच्चों का बिल्कुल जीरो से सिखाना होगा, और जीरो से आप तभी सिखा पाएंगे जब आपका खुद का बेस क्लियर होगा। इसलिए अभी भी वक्त है आपके पास, अपना अच्छे से सिलेबस देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपके एग्जाम के लिए भी फायदेमंद है, आपको एग्जाम में भी 25 में 25 नंबर दिला सकता है, और आपका बेस भी मजबूत होगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपके सिलेबस वास्तविकता में है क्या। इसीलिए अभी भी वक्त है, यदि आपने अभी पूरा सिलेबस नहीं देखा तो अच्छे से सिलेबस देखिए। और दोस्तों मैंने अभी तक टोटल प्रैक्टिस से 27 तक का प्रोवाइड कराया है, और आज का कौन सा प्रैक्टिस नंबर 28 है। तो प्रैक्टिस सेट भी आप सीरियल से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे प्रैक्टिस सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट ही अच्छे से लगा लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और दोस्तों अब आपके प्रैक्टिस सेट बिल्कुल अंतिम पड़ाव की ओर है। कहने का मतलब क्या है, सब आज 28 से 29 30 दो प्रैक्टिस सेट और अभी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद आपको क्या प्रीवियस ईयर के पेपर जो है उनको सॉल्व करवा दूंगा, उसके बाद आपको कुछ मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसीलिए आप सभी मित्रों के पास यदि कोई प्रश्न है, कोई डाउट है सिलेबस में, आपने सिलेबस पढ़ा हो, प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर दीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यदि कोई क्वेश्चन बड़ा है, नहीं टाइप कर सकते हैं, तो उसकी फोटो खींच के आप टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से दोस्तों जुड़ेंगे कैसे, उसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी भी आपके पास वक्त है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 29 और प्रैक्टिस नंबर 30 में आपके सभी प्रश्न कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया। प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगा, और क्या कराऊंगा दोस्तों, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा। ओवरऑल मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना चाहता हूं, जिससे आप अच्छे से सीख सकें और क्या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में 25 में 25 नंबर लेके आ सके। और यदि आप लोगों ने शुरुआत से मेहनत की होगी, पूरा सिलेबस देखा होगा, ईमानदारी के साथ आपने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, हल किए होंगे और प्रैक्टिस की होगी, और अभी प्रीवियस सेट प्रोवाइड कराऊंगा पेपर, और क्या मॉडल पेपर, वो भी अच्छे से आप करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेस इतना अच्छा क्लियर हो चुका होगा। जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती होगी वो भी अब मैथ में क्या अच्छे से समझ रहे होंगे और बादशाह मैथ के बनने वाले हैं। कहने का मतलब है कि आप मैथ को, आप जो जीरो पे थे, जीरो से कुछ इंक्रीज हुआ होगा, कुछ जरूर बढ़ा होगा यदि आप शुरुआत से मैथ देख रहे हैं। यदि मैथ पसंद नहीं आती होगी तब भी अब आप सभी मित्रों को मैथ पसंद आने लगी होगी। ठीक है, तो मैं पूरा एक बार आपसे दोबारा कह रहा हूं कि आप सभी भाई बंद
यदि सिलेबस नहीं देखे हो तो सिलेबस अच्छे से जरूर देखिए, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस नंबर 28 का देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या पहला क्या कहता है। ये प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए चित्र को देखकर, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहले दोस्तों एक चित्र बना है, मैं चित्र बना दे रहा हूं, उसके बाद प्रश्न लिखे दे रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, एक आपके पास वृत्त है, ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ, ये वृत्त का व्यास है AC, और एक ये D AB जीवा है और BC जीवा, दो जीवाएं हैं, और क्या BO ऐसे भी मिलाया गया, ठीक है। इस तरीके से चित्र आपका एक बना हुआ है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे इसमें कह रहा है, फर्स्ट पार्ट, तीन प्रश्नों के तीन त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तीन त्रिज्याओं के नाम लिखिए, नाम लिखिए। यह प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में आया हुआ है, इसलिए अच्छे से देखिएगा। सेकंड प्रश्न आपसे कह रहा है, तीन जीवाओं के नाम लिखिए। तीन जीवाओं के नाम लिखिए। एंड थर्ड प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, तीन जीवाओं के नाम लिखिए, और थर्ड कह रहा है वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। और चौथा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, वृत्त का केंद्र बताइए। वृत्त का केंद्र बताइए, या कहेगा लिखिए। दोस्तों ये चार प्रश्न आपसे कह रहा है। चौथा प्रश्न शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिखे दे रहा। चलिए चौथा यहां पे लिखे दे रहा हूं, ठीक है। चौथा प्रश्न कह रहा है, वृत्त का केंद्र बताइए। ठीक है दोस्तों, ये चार प्रश्न आपसे पूछा है और एक चित्र बना हुआ है। कह रहा है नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये चित्र आपके पेपर में बना हुआ है, दिया होगा, और ये चार प्रश्न जिसको देखकर आपको उत्तर देने होंगे। और यह प्रश्न आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तीन त्रिज्याओं के नाम लिखिए। दोस्तों त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह हमारे दोस्तों क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। दोस्तों ध्यान से देखिए, वृत्त के केंद्र, तो दोस्तों वृत्त का केंद्र कौन सा होगा? सेंटर O है। इससे मिलाने वाली जो दोस्तों, इससे मिलाने जो रेखा परिधि को टच करेगी, परिधि समझते हो जो आसपास ही सरकमफ्रेंस, ये भाई परिधि कहलाती है। तो वृत्त का केंद्र O है, इससे मिलाने वाली, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह हमारी क्या कहलाती है? जीवा, त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या कहलाती है। तो यहां से O से A
देखिए ओ से कहां जा रहा है, ध्यान से देखिए ओ से ए तक गया, तो एक हमारी त्रिज्या क्या क्या पूछा था पहले, त्रिज्या, तो ए ओ हमारी त्रिज्या हो गई, दूसरी क्या ओ सी हो गई, और तीसरी क्या हो गई ओ बी। वृत्त के केंद्र से सिर्फ तीन ही त्रिज्या जा रही, कौन सी, ओ ए, ओ सी और ओ बी। या ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओ सी ओ बी ओ, जैसे आप पूछे लिखे दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नीले से लिख रहा हूं, तीन त्रिज्याओं के नाम लिखोगे, तीन त्रिज्याओं के नाम कौन से दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, चाहे हम ए ओ लिखें या ओ ए लिखें, इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस हमारी यही ए ओ ही रहेगी या ओ ए ही रहेगी, जो आपको मर्जी आए वो लिख सकते हैं दोनों में से। इसी प्रकार चाहे हम ओ सी लिखें या सी ओ लिखें, बात एक ही है, चाहे हम बी ओ लिखें चाहे ओ बी लिखें, बात एक ही, ठीक है दोस्तों। चलिए तो तीन त्रिज्याओं के नाम कितना हो जाएगा, पहली ओ ए, दूसरी दोस्तों कौन सी हो गई, तीन त्रिज्याओं के नाम ओ ए और कौन सी ओ सी तथा कौन सी है ओ बी है, ठीक है, तीन त्रिज्याओं के नाम ओ ए, ओ सी तथा ओ बी है, राइट। अगला देखिए तीन जीवाओं के नाम, तीन जीवाओं के नाम, तो परिधि, क्या परिधि पे ऐसे दो बिंदु हो जिनको क्या कोई एक रेखा मिला रही हो, देखिए ध्यान से देखिए, परिधि क्या, ये सरकमफ्रेंस है, इस पे कोई ऐसे दो बिंदु हो जिसको कोई एक रेखा मिला रही हो, जैसे ध्यान से देखिए बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए है बिंदु बी, मतलब परिधि पर दो बिंदु कहीं पर भी ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं यहां पे ले, परिधि पर दो बिंदु ले लीजिए, उसको एक सीधी रेखा से मिला दीजिए, जब सीधी रेखा से मिला देते हैं तो वह हमारी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो इसलिए क्या हो जाएगी, ए बी जीवा हो जाएगी, दूसरी कौन सी बी सी हो जाएगी, और तीसरी देखिए ए और सी भी तो मिल रहा, तो ए सी भी हमारी जीवा हो जाएगी। तो तीन जीवा कौन सी, ए बी बी सी और कौन सा ए सी, राइट, तीन जीवा समझ गए, कौन सी ए बी बी सी ए, मतलब आगे पीछे इसमें क्रम हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझिए जीवा कैसे पहचानेंगे, वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु ले लीजिए और उनको एक सीधी रेखा से मिला दीजिए, ठीक है, वह हमारी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी, वह रेखा हमारी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तीन जीवाओं के नाम, तीन जीवाओं के नाम, ध्यान से देखिए कौन से दोस्तों, ए बी, दूसरी कौन सी बी सी तथा तीसरी कौन सी दोस्तों ए सी लिख लीजिए या सी ए है, ठीक है, तीन जीवाओं के नाम कौन से, ए बी हो गई, बी सी हो गई और सी ए। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, वृत्त का व्यास होता क्या है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होती है दोस्तों, वह वृत्त का व्यास कहलाती है। क्या, ध्यान से देखिए, एसी हमारी क्या है, जीवा, अभी आपने लिखा एसी, दोस्तों यहां क्या लिखा, ये एसी हमारी एसी कह ले या सीए कह ले, बात तो एक ही, मैंने कहा चाहे एसी लिखे चाहे सीए लिखे, उसका मतलब एक ही है। तो दोस्तों हमारी जो एसी क्या है, जीवा है, और वो कहां से जा रही है, वृत्त के केंद्र से होकर। तो जो वृत्त के केंद्र से होकर जीवा जाती है वह कहलाती है वृत्त का व्यास। तो यानी कि वृत्त का व्यास दोस्तों क्या हो जाएगा, एसी। तो क्या लिख लीजिएगा, वृत्त के व्यास का नाम क्या है, ए सी है। वृत्त के व्यास का नाम क्या दोस्तों हो गया, ए सी हो गया कि नहीं हो गया, समझ गए ना दोस्तों। एक बार मैं पुनः बता रहा हूं, वृत्त का व्यास किसे कहेंगे, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो हमारी जीवा होती है वह हमारा वृत्त का व्यास कहलाती है, राइट। ठीक दोस्तों, और अंतिम प्रश्न दोस्तों देखते हैं, वृत्त का केंद्र बताइए। वो तो आपको दूर से ही चमक रहा होगा, क्या ओ, क्या वृत्त का केंद्र क्या है, ओ, तो बस लिख लीजिए, वृत्त का केंद्र ओ है। वृत्त का केंद्र बताइए, या लिख सकता था वृत्त के केंद्र का नाम बताइए, चाहे वृत्त का केंद्र बताइए लिखा हो या वृत्त के केंद्र का नाम बताइए, आंसर ओ ही रहेगा। तो वृत्त का केंद्र ओ है। ये दोस्तों हमारे चारों आंसर हो चुके हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। समझ गए ना दोस्तों, चलिए नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में आया हुआ भी, कई बार मैं बोल चुका हूं, इसलिए अच्छे से तैयार करिएगा।
ठीक है। और व्यास के बारे में एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कराया था हमने। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, बताया था कि नहीं बताया था? व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना। यदि आपने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, पहले के प्रैक्टिस सेट आपने देखे हैं, तो आपको पता होगा, मैंने ये ऑब्जेक्टिव भी कराया कि व्यास त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है, या त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, चलिए इसको रख करूं। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, सेकंड नंबर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है माइनस का 5, ये भी 200 प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है। माइनस का 45, माइनस का 5 फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट में माइनस का 45 डिवाइड मतलब भाग माइनस का 15 फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट में माइनस का 3 है इंटू 5 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिए। माइनस का क्या है? 5 है, फिर माइनस लगा है, माइनस का 45 है, फिर डिवाइड है कितना? माइनस का 15 प्लस माइनस का 3 और इंटू 5। दोस्तों यह भी प्रश्न आपका किस पे आधारित है? बॉड मास पर। वो आप पहले से जानते हैं क्या होता है, BODMA और S, ये तो होता है BODMAS। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट कौन कौन से दोस्तों? मैंने हर क्लास में ये बॉड मास जहां जहां लिया है तो हर बार मैंने लिखा है। इसके पहले क्या होता है? बार ब्रैकेट भी होता है। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? बार वाले को, फिर छोटा, फिर मंजिला और फिर क्या? बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या? ऑफ, या क्या लिखा मिलेगा? का, उसको सॉल्व करेंगे। डी का मतलब भाग, डिवाइड। एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और ए का मतलब जोड़ या जोड़ना या ऐड करना होता है। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है, जोड़ या जोड़ना लिख सकते हैं। अब इसी रूप में दोस्तों हम लिखेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है? अच्छा, ब्रैकेट तो चिन्हों के लिए आए, उसके बाद का ब्रैकेट का तो कोई इशू नहीं क्या है, क्योंकि यहां भी ब्रैकेट, यहां भी ब्रैकेट, यहां भी ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट दोस्तों तो चिन्हों के लिए आए हैं। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगाए, क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ हैं तो ब्रैकेट लगाए गए। उसके बाद ब्रैकेट को छोड़िए, उसके बाद क्या है? ऑफ या का भी नहीं, यानी कि यहां से देख के डी मतलब भाग है, भाग का साइन, उसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट दोस्तों यहां पे इसलिए आया गया है क्योंकि यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसलिए 2 चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए ब्रैकेट लगाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले भाग करेंगे। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, माइनस का 5 फिर माइनस लगा ले। ध्यान से देखिए क्या? माइनस का 45 है और डिवाइड कितना है? माइनस का 15। यही तो यहां भी ब्रैकेट लगा है। तो डिवाइड करना दोस्तों क्या होता है? माइनस का 45, ध्यान से देखिएगा, बटे कितना? माइनस का 15। यही तो होता डिवाइड का मतलब। तो दोस्तों यही होता कि नहीं होता? अब ध्यान से देखिए, माइनस से माइनस कट गया, 15 एकम 15, 15 3 45, कितना आएगा? प्लस का 3 आया जाके, कितना? प्लस का 3 आ जाएगा। यानी कि इसको यहां से यहां तक सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 3 आएगा। यानी कि इतने के स्थान पर जितना मैंने ब्लैक किया है वहां पर क्या लिखेंगे? 3। कहां से आया? मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। उसके बाद उस ध्यान देखिए क्या है? प्लस का है और माइनस का 3 है इंटू क्या है? 5। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बराबर लगा लिया, माइनस हो गया 5 माइनस का 3। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से क्या है? यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां फिर मल्टीप्लाई है कि नहीं? तो अब क्या भाग के बाद क्या गुणा होता है? मल्टीप्लाई होती है। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, इस बार इसको सॉल्व करेंगे। यानी दोस्तों ध्यान से देखिएगा, माइनस का 3 है इंटू कितना है? 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 बचे 15, और यहां माइनस यहां प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है? मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, इसलिए माइनस का 15 आएगा इसको सॉल्व करने पर। इसको यानी कि इतने जितना मैंने ब्लैक किया इसके साथ में क्या लिखेंगे? माइनस का 15। तो यहां प्लस है
और यहां क्या हो जाएगा माइनस का 15, राइट। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, माइनस का 5 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस का 3 और प्लस माइनस दोस्तों क्या माइनस का 15। अब देखिए सारे माइनस है तो सारे अंक आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन का आएगा माइनस का आएगा। तो देखो दोस्तों ध्यान से देखिए 15 और 3 18 और 5 कितना 23, यानी कि माइनस का 23 दोस्तों हमारा आंसर आ चुका। ठीक है, कितना का माइनस का 23। आई होप, मुझे उम्मीद आप समझ चुके होंगे, इसीलिए तो ये प्रश्न आया है आपके पेपर में। लगा लीजिए फटाफट। नेक्स्ट देखिए ध्यान से दोस्तों, तीसरा ध्यान से देखिए, यदि आपसे कह रहा है x बराबर 1/2 हो तो 4x² माइनस का 2x और माइनस का 1 का मान ज्ञात कीजिए। इसको दोस्तों दो लोगों ने पूछा है, भव्या त्रिवेदी जी ने और क्षितिज चंद्र जी ने पूछा है। इन दोनों लोगों ने एक प्रश्न पूछा, मैंने ये प्रश्न होमवर्क में दिया था आप लोगों को। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यदि x बराबर 1/2 हो तो 4x² माइनस 2x माइनस 1 को 1 का मान बताइए, 1 का मान बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। क्या x बराबर कितना है 1/2 हो तो इसका मान बताना। दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या दे रखा 4x² माइनस का 2x माइनस का 1 और क्या कह रहा है यदि x बराबर कितना 1/2। तो दोस्तों इस x का मान, इसको चाहे तो समीकरण 1 दे दे, समीकरण 1 में रखने पर। यदि इसको समीकरण 1 देंगे तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या डायरेक्ट आप x का मान इसमें रख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं। या तो समीकरण 1 जैसा मैंने दिया वैसे देंगे, उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या डायरेक्ट मान रख दीजिए। दोस्तों मैं डायरेक्ट रखे दे रहा हूं 4, अब कितना x के साथ दोस्तों कितना है 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2 का होल हाफ स्क्वायर होगा, माइनस का 2 है। अब दोस्तों आपको पता है 2 है, x है, ये क्या हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा क्या वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल के बीच में साइन का होता है मल्टीप्लाई का होता है, इसलिए दोस्तों मल्टीप्लाई लगा दें कितना 1/2, x के सामने कितना रख दिया 1/2 और माइनस का 1, बस सॉल्व कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए 4 हो गया। अच्छा यहां भी क्या है ब्रैकेट है 4 है, इसके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन हो गया। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और 2 का दोस्तों स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये समझ रहे हैं, इसको करेंगे 1/2 का होल हाफ स्क्वायर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर और अपान कितना 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है, 1 × 1 1 ही होगा और 2 × 2 कितना 4 हो जाएगा, तो 1/4 होगा, राइट। आगे दोस्तों देखिए, अच्छा ध्यान से देखिए माइनस का 2 × 1/2 है, तो यहां से 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 1 कम 2 2 1 कम कट गया दोस्तों, क्या हो जाएगा माइनस का यहां 1 बचा जाके, और दोस्तों यहां भी माइनस का 1 बचा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 4 1 4 और 4 1 4 ये भी कट गया, तो दोस्तों यहां कितना बचेगा देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा 1, और इसके नीचे क्या बचा 1, तो 1/1 1 ही रहेगा भाई। 1/1 का मतलब क्या 1 ही तो होता है, होता कि नहीं होता दोस्तों, इसलिए खाली मैंने 1 लिख लिया। और दोस्तों इधर कितना था माइनस का 1 और माइनस का 1, ठीक है, तो 1 जब 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 दूर से ऐसे चमक रहा है, या ऐसे कर लिया 1 लिख लिया, -1 कितना -2 हो गया, कितना आ गया माइनस का 1। मैंने एक एक स्टेप करने का प्रयास किया जिससे आप अच्छे से कर पाए, कितना आ गया माइनस का 1 हमारा आंसर आ चुका है, राइट। समझ गया ना दोस्तों, क्या किया ये प्लस का 1 है माइनस का 2 है, तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ऑलवेज क्या होते हैं घटते हैं, हमेशा घटते ही हैं, और जो अंक बड़ा होता है उसका साइन आ जाता है, क्योंकि -2 बड़ा इसलिए माइनस का 1 इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दोस्तों ध्यान से देखिएगा 4 नंबर आपसे प्रश्न कहता है
कौन सा जोड़ा, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आपके पेपर में आया हुआ है। कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, का व्युत्क्रम मतलब उल्टा व्युत्क्रम है। ये आप देखते हो प्रश्न दोस्तों 1 नंबर में आया हुआ है। और इसके ऑप्शन दोस्तों ध्यान से देखिएगा। फटाफट दोस्तों देखिए, पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 1/3 कामा 3/9, 1/5 कामा 5/10। दूसरा ऑप्शन है 5/6 और 6/5। एंड चौथा ऑप्शन आपके पास 4/8 कामा 1/2। ये 4 दोस्तों आपके पास ऑप्शन दोस्तों ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। दोस्तों व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे आपसे पूछ ले 3 का व्युत्क्रम है, 3 का व्युत्क्रम है, तो दोस्तों इसका मतलब 1/3 कितना, जिसका ये व्युत्क्रम पूछेगा उल्टा तो क्या 3 का व्युत्क्रम कितना 1/3। एक लगाकर जिसका पूछेगा उसको हमेशा हर में रखना है और अंश में 1 रखना है। ध्यान समझिएगा, जब भी आपसे दोस्तों व्युत्क्रम पूछे, जिस भी संख्या का आपसे व्युत्क्रम पूछ रहा है उस संख्या को दोस्तों का हर में रखना है और अंश को हमेशा 1 रखना है। क्या रखना, अंश को हमेशा 1 रखना है। जैसे दोस्तों पूछ लेते हैं 2 का व्युत्क्रम है, 2 का व्युत्क्रम, तो आप समझ चुके होंगे कितना हो जाएगा, कितना 1/2। अच्छा यहीं से पूछ लेता 1/5 का व्युत्क्रम है, 1/5 का व्युत्क्रम है, तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, जिसका भी व्युत्क्रम आपसे पूछ रहा है उसको आपको क्या, उस संख्या को, उस पूरी संख्या को दोस्तों हर में रखते हैं और अंश में 1 रखते हैं। तो दोस्तों 1/5 का व्युत्क्रम भले आपसे पूछ रहा तो क्या करेंगे, अंश में 1 लिख लिया और हर में दोस्तों कितना 1/5। तो यहां पे दोस्तों कितने 3 टर्म हो गए, यानी कि ये 4 टर्म वाला सॉल्व करने वाला होगा। मैंने बताया था कि नहीं, कहीं पर लिखा हो a/b होल अपान यहां बराबर लगा हो और c/d, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया था कि नहीं, a/b अंश बटे हर ऊपर वाला ऐसे रखते हैं और नीचे जो अंश बटे हर लिखा होता है उसको क्या पलट देते हैं, जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है और जो यहां पर अंश होता है वो नीचे आ जाता है। इसी प्रकार दोस्तों इसको भी सॉल्व करेंगे। 1 लिखा है तो दोस्तों मेन हमारा बराबर यहां लगा, यानी कि मेन बटे वाला साइन ये है, इसको दोस्तों लिख सकते हैं 1/1। कोई दिक्कत भाई, अंश में 1 है और इसके नीचे हर में 1 मान लेंगे तो 1/1 का मतलब 1 ही तो रहेगा। और इंटू कर लेंगे दोस्तों, जो नीचे होगा सबसे ऊपर चला जाएगा, तो नीचे कौन दोस्तों 5, तो 5 हो गया और बटे में दोस्तों कितना 1 आ गया। मल्टीप्लाई कर लें, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे दोस्तों तो 5 हो जाएगा और अपान कितना 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 हो गया, तो कितना 5/1 यानी कि 5 आ गया हमारा। कितना आ गया 5, यानी कि 1/5 का व्युत्क्रम दोस्तों ऐसे लिखेंगे 1/1/5, 1 का होल अपान 1/5 आएगा दोस्तों। अब ध्यान से, यानी कि सॉल्व करने पर दोस्तों यदि इसको हम सरल करेंगे कितना आएगा 5। यानी दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 1/5 का व्युत्क्रम कितना 5 होगा, 1/5 का व्युत्क्रम कितना 5 होगा। जिस प्रकार 3 का व्युत्क्रम 1/3 हुआ, 2 का व्युत्क्रम 1/2 हुआ, उसी प्रकार 1/5 का व्युत्क्रम 5 हो जाएगा। आप दोस्तों ध्यान से देखिए, ऑप्शन पे चलते हैं। 1/3 का व्युत्क्रम पूछा दोस्तों, तो नहीं आपसे पूछा कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो हम 1/3 का व्युत्क्रम निकाल लें। तो 1/3 का व्युत्क्रम दोस्तों कितना आएगा 3 आएगा। 1/3 का व्युत्क्रम कितना अभी आपने निकाला, 1/5 का व्युत्क्रम 5 आया, तो इसी प्रकार 1/3 का व्युत्क्रम 3 आया। क्या दूसरा जोड़े में 3 है? नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए 1/5 है तो 1/5 का निकाले, तो 1/5 का व्युत्क्रम दोस्तों कितना है 5 आएगा। क्या 5 लिखा दूसरे नंबर पर? नहीं, यानी कि दूसरा भी ऑप्शन दोस्तों हमारा गलत हो गया। चाहे इधर से निकालेंगे 5/10 का निकालेंगे दोस्तों, कितना 10/5 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी 10/5 निकाल। अच्छा इसका निकाले 5/6 कितना है, तीसरा ऑप्शन 5/6
का व्युत्क्रम चाहिए दोस्तों। तो वही प्रोसेस है, 5/6 इसके क्या अंश हर को आपस में बदल दीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा 5/6 का व्युत्क्रम दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, व्युत्क्रम 6/5 हो जाएगा। क्या अंश जो है वो हर में चला जाएगा, जो हर है वो अंश में चला जाएगा, यानी कि P/Q के रूप में यदि लिखा है कोई, ठीक है, P/Q यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखी है, कोई संख्या अंश बटे हर यानी भिन्न के रूप में कोई संख्या लिखी है दोस्तों, तो क्या अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में चला जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। कैसे हुआ बता दे, 5/6 का व्युत्क्रम चाहिए, हमने कहा 6/5 कैसे हुआ, इसको ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। एक आप ये भले आपको लग रहा है बहुकल्पी पर सर बहुत समय ले रहे हैं, मैं इसलिए ले रहा हूं कि इस टाइप का प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आए तो आप फटाफट कर ले, सोचना ना पड़े कि कुछ जरूरी थोड़ो यही ऑप्शन हो, कोई भी ऑप्शन दे सकता है, आप पहचानेंगे कैसे, उस पर दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 5/6 का मैंने कहा जब भी व्युत्क्रम पूछेगा तो अंश में कितना रखना 1, और हर में जो संख्या दे रखा है उसका 5/6 पलट दीजिए, पलट जाएगा कि नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं 1/1, 1 को 1 के नीचे 1 मान सकते, कोई दिक्कत, और इसको क्या जो नीचे होगा सबसे ऊपर चला जाएगा 6/5, सॉल्व करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 आएगा, तो 6/5 आएगा, यानी कि 5/6 और कितना 6/5 क्या लिखा है 5/6 6/5, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं, चाहो तो चेक कर लो, 4/8 है, 4/8 है, तो इसको पलटेंगे तो 8/4, सरल भी कर ले, 4/8 हो गया, 4 1 4 दूनी 8, कितना 1/2 और कामा 1/2, क्या 1/2 का व्युत्क्रम 1/2 होगा, 1/2 का व्युत्क्रम 1/2 होगा, 1/2 का व्युत्क्रम कितना होगा 2 होगा, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा, यानी कि 3 ऑप्शन गलत, चौथा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। समझ गया दोस्तों, चलिए आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपका व्युत्क्रम का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। यदि अच्छे से टॉपिक आपका क्लियर हो चुका तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4 तो हो चुका ना, आप 5 देखते हैं दोस्तों। पांच नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है दोस्तों, वैसे मैंने प्रश्न करा दिया, एक बार दोबारा समझ लीजिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, दूसरा आपसे कह रहा है 1/2 भाग घरेलू खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में, तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया। दोस्तों आगे आपसे कहता है तो उसके पास कितना भाग बचा, तो उसके पास कितना भाग बचा। तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को क्या कैसे लगाएंगे। कह रहा है ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग किस पे खर्च करता है घरेलू खर्च में, और 1/5 भाग शिक्षा पर खर्च करता है। तो कह रहा है व्यक्ति के पास कितना भाग शेष बचा, तो उसके पास कितना भाग बचा, मतलब कितना भाग शेष बचा। तो दोस्तों लिखिएगा, मान लेते हैं, माना व्यक्ति के पास
शेष भाग। क्या कहा? तो आपसे तो बताइए व्यक्ति के पास कितना भाग शेष बचा। तो माना व्यक्ति के पास शेष भाग कितना बचा ना, पूछा आपसे, क्या पूछा? तो व्यक्ति के पास कितना शेष भाग होता है। तो मान लेते व्यक्ति के पास कुल भाग, शेष भाग नहीं कुल भाग मान लेते हैं, कुल भाग x मान ले, या x के स्थान पे दोस्तों 1 मानकर भी लगा सकते हैं। मैंने जब भी पहले भी प्रश्न कराया था तभी होने था, चाहे x माने चाहे 1 माने, उससे भी दोस्तों लगा सकते हैं। कहिए तो 1 से लगा दूं? चलिए इस बार 1 से लगा देता हूं। वो तो प्रश्न मैंने x से बताया था, इसको 1 से बता दे रहा हूं। मान लेते व्यक्ति के पास एक भाग है, कितना? माना व्यक्ति के पास कुल भाग, क्या कहा था? तो उसके पास कितना भाग शेष बचा? तो माना व्यक्ति के पास कुल भाग 1 है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, खर्च कितना करता है? अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च। तो व्यक्तिगत खर्च कितना है? व्यक्तिगत खर्च बराबर 1/4 है। 1/2 भाग किसमें खर्च करता है? घरेलू खर्च। तो घरेलू खर्च दोस्तों हमारे पास कितना है? 1/2 है। और बच्चों की शिक्षा पर खर्च, बच्चों की शिक्षा पर खर्च, या खाली शिक्षा पर खर्च लिख लीजिए, शिक्षा पर खर्च। बच्चों की शिक्षा पर दोस्तों खर्च कितना? 1/5। तो दोस्तों कुल कितना खर्च करता है? तो कुल खर्च दोस्तों कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 1/4 व्यक्तिगत, घरेलू पर 1/2, और क्या शिक्षा पर कितना? 1/5। सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा दोस्तों? सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम ले लेते, कितना होगा? कितना होगा बताइए ध्यान से? 20। चलिए 20 ले लेते। 4 पंचे 20, 5 हो गया, प्लस 2 दाहम 20, 10 हो गया, और प्लस कितना? 5 चक्कू 20, 4 हो गया। ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 5 10 कितना? 15 4 19, 19/20। यानी कुल खर्च दोस्तों उसका कितना है? कितना खर्च करता है? 19/20। और टोटल भाग कितने हमारे पास? एक भाग है। कितना भाग है? एक भाग दोस्तों हमारे पास है। टोटल व्यक्ति का जो भाग है, मतलब टोटल जो उसकी आमदनी है वह 1 है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, यदि x मान के चलते हैं तो टोटल आमदनी x, तो यहां पर लिखते हैं व्यक्तिगत खर्च x/4, घरेलू खर्च x/2, और बच्चों की शिक्षा पर खर्च x/5। 1 माना तो 1 लेके चलेंगे। ठीक है, अब इस ध्यान लगा दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, क्या याद करना है? तो उसके पास कितना भाग शेष बचा? तो व्यक्ति के पास शेष भाग बराबर व्यक्ति के पास शेष भाग, और दोस्तों इधर लिखे था बराबर, क्या हो जाएगा? व्यक्ति के पास कुल भाग माइनस कुल खर्च। लिख दे रहा हूं इसको भी, व्यक्ति के पास, आप आगे लिखिएगा, आप कॉपी में अपने आगे लिखिएगा उसके, व्यक्ति के पास कुल भाग माइनस कितना? कुल खर्च। ध्यान से दोस्तों देखिए, क्या बचेगा? व्यक्ति के पास कुल भाग कितना? 1, उसमें से खर्च कितना होगा? 19/20। 19/20 घटा, दोस्तों क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, 20 एलसीएम जाएगा, तो इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से इसको भाग करेंगे तो 20 आएगा, 20 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना हो जाएगा? 20 ही तो होगा, 20 हो गया, और माइनस कितना? 19। यानी कितना बचा जाएगा दोस्तों? 20 में से 19 जाएगा तो 1/20। क्या लिखोगे? अतः व्यक्ति के पास शेष भाग 1/20 भाग शेष, अतः व्यक्ति के पास शेष 1/20 भाग बचा। ये हमारा, या अतः व्यक्ति के पास 1/20, इतना कर लीजिए, खाली बस शेष हटा दीजिए। ठीक है, अब अतः व्यक्ति के पास 1/20 भाग बचा। ठीक है, व्यक्ति के पास कितना बचा? 1/20 भाग बचा। कर लीजिए फटाफट दोस्तों। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एक 200 प्रश्न और देख लेते हैं, छोटा सा। छह नंबर दोस्तों ध्यान से देखिएगा।
रोमन अंक में, रोमन अंक में ये भी दोस्तों प्रश्न आया हुआ है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती, किस संकेत की पुनरावृत्ति मतलब रिपीट नहीं होता, पुनरावृत्ति नहीं होती। नहीं होती है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन आपके पास है, चार ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है, ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन, पहला दोस्तों आपके पास ऑप्शन है x, दूसरा c, तीसरा i और चौथा l। तो दोस्तों रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं, तीन संकेत ऐसे हैं कि v है, एक l है और d। ये तीन संकेत दोस्तों ऐसे हैं जिनकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होती। क्या, ये ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा, क्या रोमन अंक में किस अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती, कि रोमन अंक में ऐसा कौन सा संकेत है दोस्तों जो कभी रिपीट नहीं होता है। जैसे x है, दो बार तीन बार, हम तीन बार मैक्सिमम तीन बार, रोमन अंक में मैक्सिमम एक संकेत को तीन बार यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जो कभी रिपीट ही नहीं होता, जैसे क्या v कभी रिपीट नहीं होगा। 10 लिखना होगा, जैसे 10 लिखना होगा तो हम ये नहीं लिख सकते हैं, क्या एक v का मतलब 5, दूसरी v का मतलब 5, ये नहीं लिख सकते। 10 लिखना है दोस्तों तो क्या लिखेंगे हम, x लिखेंगे 10। ये लिखना दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा, राइट, समझ गया दोस्तों। तो इसीलिए रोमन अंक में कौन सा रिपीट नहीं होगा, हमारा VLD। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, L है। देखिए अब यहां पे यदि V दे रखा होगा तो V सही हो जाएगा, यहां D दे रखा हो D सही हो जाएगा। इसमें एक प्रश्न और आपसे पूछ सकता है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति होती है। जैसे ऑप्शन में चेंज कर दे रहा हूं, ये 6 नंबर होगा, 7वां देखिए ध्यान से। रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति होती है, नहीं कर हटा दिया मैंने, होती है दोस्तों। ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से देखिएगा, V, L, D और X, ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। क्या कहा, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति होती है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, VLD की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है, लिख लीजिएगा नोट करके, VLD की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके अलावा जो भी संकेत होगा उसकी पुनरावृत्ति होगी। आपसे पूछा गया रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति होगी, यानी कि x की हो सकती है, VLD की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप यहां पर समझ चुके होंगे। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट आप सभी भाई बंधुओं को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दोस्तों दीजिएगा। ठीक दोस्तों, अभी भी आपके पास 2 प्रैक्टिस सेट और प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपके पास जो भी प्रश्न हो आप अच्छे से पूछ लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।